Good afternoon, everyone. I am Mayur, and we are here to discuss the 5 important articles of the day. Today is 3rd of March, and these are the 5 articles that we are going to discuss. First, I'll just give you a brief overview कि इसमें है क्या. जो पहला आर्टिकल है वो एथिक्स एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. तो हुआ ये था कि कपिल सिब्बल साहब एक कॉन्फ्रेंस में बैठे थे. कपिल सिब्बल साहब और द हिंदू के जो एडिटर है एन राम, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में डिस्कशन हुआ. तो दोनों भी इंडिविजुअल बहुत बड़े हैं, जिस न्यूज़पेपर में डिस्कशन है वो भी बड़ा है और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है. तो इसके लिए हम इसको आज कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को. ये एथिक्स का है. दूसरा जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है गवर्नमेंट का, उसके आज 25 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है. पिछले 25 सालों में उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, उनका पर्पस क्या है. ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड द विंडो और द अपॉर्चुनिटी टू फ्रेम अ क्वेश्चंस. थर्ड जो है वो है लीगेसी थ्रस्ट टेरिटरीज. जो नक्सल ऑपरेशंस में, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में जो सक्सेस मिला है, तो उस सक्सेस को कैपिटलाइज करने के लिए प्रीवियसली नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो नक्सल फ्री हो चुके हैं उनको सेंटर ने डेजिग्नेट किया है लीगेसी थ्रस्ट टेरिटरीज. क्यों किया है, पर्पस क्या है, ये हम डिटेल में देखेंगे. फोर्थ इज फ्रॉम द डोमेन ऑफ स्पेस. स्पेस में दो क्रिटिकल एलिमेंट होता है. एक होता है स्पेस में जाने का, दूसरा क्रिटिकल एलिमेंट है री एंट्री का, वापस सही सलामत वापस आने का धरती पर. तो उसको हम समझेंगे. एंड द लास्ट इज फ्रॉम द इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव, डिफेंस पर्सपेक्टिव से इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको आज पढ़ेंगे, जो मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है उसको. सो बिफोर वी गो देयर, हियर आर कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. दिस इज अबाउट द जीएस फाउंडेशन बैच. इट इज वेरी वेल सूटेड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. अपने काम के हिसाब से, अपने वर्किंग आवर्स के हिसाब से, आउट ऑफ दीज 4 स्लॉट्स यू कैन सिलेक्ट एनी एंड यू कैन ऑप्ट फॉर आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच. इसमें आपको कुछ भी अगर नहीं पता है, फ्रॉम जीरो टू द फाइनल सिलेक्शन, सारे स्टेप्स पर, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर जगह पर आपका हैंड होल्डिंग किया जाएगा एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जनवरी का बैच जो था 27 जैन को शुरू हो गया. मार्च का बैच अब शुरू होगा. उसके डिटेल्स के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन. ये प्रीफिट इनिशिएटिव है. प्रीफिट, इसे हम प्रीफिट इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें 15,000 प्लस एमसीक्यूज पार्ट है, जिसमें 3,000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो यूट्यूब लाइव पर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आता है, जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक हम पढ़ते हैं. और जो 12,000 प्लस एमसीक्यू का जो सेक्शन है वो पेड टेस्ट सीरीज का पार्ट है, जिसमें साइंटिफिक अप्रोच डिप्लॉय किया गया है, जिसमें इंक्रीमेंटल डिफिकल्टी एक्सपोजर प्रिंसिपल को फॉलो करता है. इजी, मीडियम, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, इस तरीके से हम मूव कर रहे हैं. सो दैट वन पॉइंट और द वन स्टॉप सोल्यूशन for all your government examination, specifically targeting UPSC and APSC, but you can utilize it for other government examination as well. ये अब 7999 में अवेलेबल है. और अगर आप किसी भी तरीके से CSAP से एसोसिएटेड रहे हो पास्ट में, अगर आप YouTube के भी फॉलोअर हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके फर्दर डिस्काउंट, यू कैन आस्क फॉर फर्दर डिस्काउंट. ये जो PDF है, जो डिस्कशन अभी हो रहा है, या फिर YouTube लाइव पर जो MCQ डिस्कशन होता है, उसको अगर आपको रिवाइज करना है तो आप इस PDF को CSAP के ऐप से देख सकते हो. यू कैन डाउनलोड द ऐप बाय स्कैनिंग द QR कोड हियर. लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट आर्टिकल इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. पहले तो ये समझते कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती क्या है. इसका मीनिंग सिंपल ये है कि जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन की, और जो कोर फिलोसॉफी है
उसको फॉलो करना, उसके साथ आपके एक्शंस शुड बी इन अलाइनमेंट विद द स्पिरिट, वैल्यूज एंड कोर फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट जस्ट इट्स लिटिल टेक्स्ट। इसका जो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया था ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स। It actually, the constitutional morality in reality acts as a breach between law and the ethics, which ensures that governance is always aligned with the constitutional ideals. ये जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वो किसी एक सॉलिड फाउंडेशन पे बेस्ड है। वो फाउंडेशन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के बारे में, इसके बारे में हम प्रीएम्बल में पढ़ते ही है। तो जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ बिलीफ, ऑफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड फ्रैटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये कोर है प्रीएम्बल का, यही फाउंडेशन बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के कुछ की फीचर्स है, जैसे मैंने पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अडियर करना है, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी को प्रायोरिटी देनी ओवर एनी पॉलिटिकल और रिलीजियस मेजॉरिटेरियनिज्म। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रेंट्स भी डाले गए, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर्स करना, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट डोमिनेट द लेजिस्लेचर, legislature cannot bypass the judicial review, nor judicial and executive can interfere in each other work. कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को भी स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। किसी भी तरीके से मेजॉरिटी का टायरनी, बी इट रिलीजियस माइनॉरिटी, बी इट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बी इट ट्राइबल माइनॉरिटी, ऑल आर सेफगार्डेड। बढ़िया चीज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की यह है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो एक्सप्रेस होती है, कि कहीं पे भी आर्बिट्रीनेस नहीं है। जो भी स्टेट के एक्शंस है, दे हैव टू बी रीजनेबल एंड शुड बी बेस्ड ऑन द लॉ एंड नॉट द पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट और द पॉपुलिज्म। सेकंड, पब्लिक कॉन्साइंस। जो भी डेमोक्रेटिक हैबिट्स है वो सारी सिटीजन्स में ये प्रमोट करता है। टॉलरेंस को, डिबेट को, अकाउंटेबिलिटी को, आंसरेबिलिटी को, सर्वधर्म समभाव एंड धर्म सहिष्णुता को प्रमोट करता है। दिस एक्ट्स एज अ चेक ऑन द मेजॉरिटेरियनिज्म। किसी भी तरीके से पॉपुलर सेंटिमेंट जो है, दे डू नॉट, पॉपुलर सेंटिमेंट्स डू नॉट एंकर और डू नॉट ड्राइव और पायलट द इंडिविजुअल राइट्स। दे डोंट सब्स्टिट्यूट द इंडिविजुअल राइट्स। रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना, ये वन ऑफ द बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के। लॉ के ऊपर कोई भी बड़ा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी को ये इंश्योर करना, अकाउंटेबिलिटी जितना इंश्योर होगा उतना ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, जितना ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा उतना ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा। Contemporary India is facing specific scenarios, specific challenges. तो इसमें इस constitutional morality का बहुत ज़्यादा importance है। Why? It protects the dissent. मतलब किसी चीज़ से आपका अगर disagreement है तो उस disagreement को भी protect करता है constitutional morality, और ये बहुत ज़रूरी होता है thriving, surviving democracy के लिए। It acts like a living constitution, क्योंकि जो मॉडर्न एथिकल डायलेमास है, आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात हो रही थी, तब आज के जो मॉडर्न डायलेमास है वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना वो फ्यूचर ओरिएंटेड था कि आज जो मॉडर्न एथिकल डायलेमास आते हैं उनको भी वो अकोमोडेट कर लेता है। तो देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, और उन चैलेंजेस को डील करने के लिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को और बेटर एग्जीक्यूट करने के लिए इन गवर्नेंस हमको ये कुछ चीजें करनी होंगी। दीज आर द वे फॉरवर्ड। फर्स्ट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करना होगा। अभी जितना है उतना इंटैक्ट रखना होगा और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। जैसे कि अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस जो है जुडिशियरी की, उसको ट्रांसपेरेंट करना होगा। फिर जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी थी
उसको रिवाइटलाइज करना होगा. पार्लियामेंट्री डिबेट, पार्लियामेंट्री डिस्कशंस, क्वेश्चन आंसर आवर्स, 0 hour, the ability to ask for the report, the ability to scrutinize the report, functioning of different parliamentary committees, इसको और ज्यादा फिर से स्ट्रेंथन करके फिर से रिवाइटलाइज करना होगा. सिविक कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी है उसको स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, नॉन स्कूल गोइंग पॉपुलेशन में, सिविल पॉपुलेशन में, सिविल सोसाइटी के थ्रू भी आपको लिटरेसी उसको बढ़ानी होगी. देन वी विल रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ, कैग है, यूपीएससी जैसा बॉडी है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ऑल ऑफ देम हैव टू बी नॉट ओनली प्रोटेक्टेड बट ऑल्सो स्ट्रेंथन. उनको ऑटोनॉमी और ज्यादा देनी होगी और जो फेडरल स्पिरिट है उसको री इन्फोर्स करना होगा, स्पेशली बाय मेकिंग सेंटर स्टेट रिलेशन कोऑर्डियल. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो it emphasizes spirit over the text. Priority is given to the spirit over the text. It is rooted in Ambedkar Constituent Assembly debates. This constitutional morality is a part of the basic structure doctrine, and it often is contrasted with social morality. Let's solve this MCQ. Constitutional morality primarily emphasizes supremacy of parliamentary majority. No. Literal interpretation of constitutional provisions. No. Adherence to the constitutional values and spirit. Yes. The answer is C. Second question. Which of the following cases explicitly emphasized constitutional morality over social morality? केशवानंद भारती, नवतेज सिंह जोहर, मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथ. फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड इट्स क्लियर कट आंसर इज बी. सॉरी, नाम ही ले लेते हैं, नवतेज सिंह जोहर. सेकेंड आर्टिकल जो है दैट इज रिगार्डिंग 25-year completion of ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया. जब आपको उनके डिटेल्स पता चलता है तो यू रियलाइज कि पिछले 25 सालों से ड्यूरिंग वी वर ग्रोइंग अप जो हमको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे दिखना शुरू हो गया था, यार इसका 4 स्टार है, 4 स्टार एफिशिएंट है, 5 स्टार एफिशिएंट है, 2 स्टार एफिशिएंट है. यहाँ से लेकर कंजम्पशन पैटर्न्स को कैसे रिड्यूस करना है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है, इलेक्ट्रिसिटी को इकोनॉमिकल कैसे बनाना है, ये सारा एस्पेक्ट जो है उसमें कहीं ना कहीं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का रोल रहा है. सो ये बॉडी क्रिटिकल है तो हम उसको समझेंगे. ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. You might get confused if there are two options, whether it is under Ministry of Power or Ministry of Renewable Energy. The answer is Ministry of Power. It acts as India's nodal agency for energy efficiency and conservation policies wherever we follow, be it state, be it center. जो इंडियन इकोनॉमी का जो एनर्जी इंटेंसिटी है, ग्रोथ करने के लिए जितना इंटेंसिटी से एनर्जी चाहिए उसको वो रिड्यूस करता है. फैक्ट देखते हैं. 2002 में 1 मार्च को इसको एस्टैब्लिश किया गया था. इट इज बेस्ड ऑन द एक्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली. 25 सालों में उसका इवोल्यूशन ट्रेस करेंगे. इनिशियल फेज में इट ओनली फोकस्ड ऑन अप्लायंस एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स. जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हम यूज करते हैं उसके एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स को फोकस किया था. फिर जो 3 स्टार 4 स्टार लेबल दिखते हैं वो स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम को रन किया था इनिशियल फेज में. दूसरा फेज आया इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी फेज, जिसमें पैट स्कीम मतलब परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था. ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म था जो लार्ज एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए.
या ट्रेडेबल एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, मतलब आप किसी बड़े इंडस्ट्रियल जैसे कि किसी स्टील इंडस्ट्री ने, किसी स्टील कंपनी ने, उनको जितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता था, जितना जरूरी होता था, अगर उन्होंने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई और कुछ एनर्जी सेव की तो उसका उनको सर्टिफिकेट मिलता था और वो सर्टिफिकेट का वैल्यू होता था, वैल्यू होता है, अभी भी ये स्कीम चलता है. सो यू कैन ट्रेड दैट सर्टिफिकेट, यू कैन गेन मनी आउट ऑफ इट अगर कोई और कंपनी ने उनको दिया हुआ लिमिट से ज्यादा कर लिया. सो इट ऑल्सो एक्टेड लाइक इंसेंटिवाइजेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. थर्ड जो था वो था, थर्ड फेज इज ट्रांजिशन टू द कार्बन मार्केट, मीनिंग जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है सीसीटीएस, आप लोगों ने एनवायरमेंट इकोलॉजी में इसको पढ़ा होगा, वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी लेकर आया था. पर्पस क्या है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का? ऑब्वियसली एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को रिड्यूस करना, पर कैपिटा जीडीपी में जो पर यूनिट ऑफ जीडीपी ग्रोथ में जितना एनर्जी लगता है उसको रिड्यूस करना. मार्केट बेस्ड एनर्जी एफिशिएंसी मैकेनिज्म को प्रमोट करना और जो सस्टेनेबल एंड लो कार्बन डेवलपमेंट है उसको एनेबल करना. जो इंडिया का कमिटमेंट है नेट जीरो बाय 2070, उसको सपोर्ट करना, उसके लिए जो जो पॉसिबल हो वो सब करना. फंक्शन की फंक्शन उनके पॉलिसी लीडरशिप में, जहां पर भी गवर्नमेंट को एडवाइस की जरूरत होती है रिगार्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, प्रोग्राम, पॉलिसीज, उसमें ये लीडरशिप लेता है. प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में मेजर रोल प्ले करता है, डिजाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना. परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम था, या स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम है, या एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है. ये जो कंस्ट्रक्शन होता है अर्बन सेंटर्स में बिल्डिंग्स का, उसमें कैसे एनर्जी कंजम्पशन करोगे उसका भी लेबलिंग, उसका भी चार्टिंग, उसके स्ट्रैटेजीज, ये सब एनर्जी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने दिया. डिमांड साइड जो है एनर्जी की, उसको भी मैनेज करने का इनिशिएटिव बीईई का है. मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन करता है, डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट करता है, उसका सर्टिफिकेशन देता है, डिफरेंट सेक्टर्स के, डिफरेंट साइट्स के, डिफरेंट कंपनीज के वो एनर्जी ऑडिट्स भी कंडक्ट करता है. R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज हो, इन सब में उसका कैपेसिटी बिल्डिंग में और रिसर्च में रोल रहा है. एंड जस्ट लाइक all major institution, it also emphasizes on public awareness by giving that star label app or public campaigns. अगर 21st century के perspective से, the way we are looking at India, the way we are expecting, we are hoping of India's growth, उसका significance बहुत है, एनर्जी सिक्योरिटी में है, क्लाइमेट कमिटमेंट्स में है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी में है, और बियॉन्ड दैट कॉमन कंज्यूमर्स के भी बेनिफिट्स में है ये. क्योंकि ये जो कॉमन कंज्यूमर्स का जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसको भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है. आगे के लिए और क्या करना है, एक जो स्टेट लेवल का जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना होगा. जो एफिशिएंसी नॉर्म्स है उसको एक्सपांड करना होगा, स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट एंड एमएसएमई, स्मॉल इंडस्ट्रीज सेक्टर है उसमें. ग्रीन हाइड्रोजन एंड ईवी ट्रांजिशन जो फ्रेमवर्क है, पॉलिसी है, जो स्ट्रैटेजी है, उसके साथ एनर्जी एफिशिएंसी को इंटीग्रेट करना होगा. एंड कुछ हद तक डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स को भी यूटिलाइज करना होगा फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग. अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये ध्यान में रखिएगा कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर the Energy Conservation Act of 2001. That means it is a statutory body. Minister of Power parent ministry है, and PAT है, स्टार लेबलिंग जो है वो सब इनका ही इनिशिएटिव है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम एक्सेट्रा. चलो फर्स्ट एमसीक्यू, द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? Electricity Act of 2003, Energy Conservation Act of 2001, National Electricity Policy 2005, or Environmental Protection Act of 1986? The answer is B, the Energy Conservation Act of 2001. MCQ2,
PAT scheme operates on which principle? Direct subsidy to industries, carbon tax mechanism, tradable energy saving certificates, or mandatory emission caps without flexibility? The answer is C. It acts with tradable energy saving certificates. The third article is legacy thrust territories. ये लीगेसी थ्रस्ट टेरिटोरी, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जो नक्सल एरिया था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड एरिया था, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली पिछले कुछ डेकेड्स में, स्पेशली लास्ट के 10-12 सालों में बहुत स्ट्रिक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन प्लान एग्जीक्यूट किया गया। और उसका रिजल्ट ये है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जो एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गया है। अब ये श्रंकन एरिया को फिर से उसी स्पाइरल में, वही डिस्टर्ब एरिया में कन्वर्ट करने होने से रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कम अप विथ द आइडिया ऑफ डेजिग्नेटिंग लीगेसी थ्रस्ट टेरिटरीज। उसको समझेंगे अभी। डेफिनेशन क्या है? जो लाइक सिंपल वर्ड्स में फिर से, प्रीवियसली नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड फॉर कंटिन्यूड security vigilance along with developmental focus. इसका अप्रोच कैसा होगा? जो now it will be transitioning from security led dominance to governance led consolidation of whatever positive impact that we have achieved. थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। हिस्टोरिकली लगभग हिंदुस्तान के 200 डिस्ट्रिक्ट में ये स्प्रेड था, स्पेशली अर्ली 2000s में, 2001-2004 के आसपास अगर आप एरिया टाइम पीरियड देखोगे। अब कम होकर 200 से वो 38 डिस्ट्रिक्ट पर आ गया था 2025 में। अब जो करंट कोर एरिया है, जो कोर एरियाज है, मतलब आप अगर 25 तक देखोगे तो लगभग 162 डिस्ट्रिक्ट नक्सल फ्री हो गए थे। जो करंटली जो सिचुएशन है, सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट्स है जो कोर एरिया में आता है। उसमें से 5 जो है छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य जंगल, दंडकारण्य रीजन के आसपास है, एक झारखंड में और एक ओडिशा में। इसके अलावा एंड ये सारे जितने भी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे, नाउ दे फॉल अंडर द लीगेसी थ्रस्ट फ्रेमवर्क। समझते ये क्या है? इस फ्रेमवर्क का पर्पस है टू प्रिवेंट द रिवाइवल ऑफ नक्सलिज्म, avoid the security vacuums after the force withdraws, then ensure that there is a stability led by development, and जो conflict prone region है वहाँ का administrative integration को और strengthen करना। इसके कुछ की फीचर्स है। एक, security deployment continue रहेगी, sustain रहेगी। CAPF जो होते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, वो कंटिन्यूड एग्जिस्ट करेंगे एंड दे विल प्रिवेंट रीग्रुपिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कार्डर्स। और जो डेवलपमेंटल एंगल है, जो डेवलपमेंटल फोकस है, वो फोकस करेगा रोड कनेक्टिविटी पे, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पे, बैंकिंग एंड डिजिटल एक्सेस एंड इंक्लूसिविटी पे, हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी। इसके अलावा देयर विल बी अ फेज्ड रीडिप्लॉयमेंट, मतलब जो फोर्स है उसका ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाएगा। अचानक से जो एब्रप्ट विड्रॉल होता है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पावर वैक्यूम जनरेट होता है। इसी दौरान सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाएगा इन ऑर्डर टू हैव जॉइंट ऑपरेशनल प्लानिंग एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, सो दैट ये फिर से रिसरेक्ट ना करे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथनिंग की जाएगी, मतलब जिसमें जो कमिटेड ऑफिसर्स है उनकी वहां पर पोस्टिंग होगी। ग्रीवांसेस को फास्टर तरीके से रिड्रेस किया जाएगा। बाकी की फीचर्स में आता है एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा को मॉनिटर करना, जिसमें सर्वेलेंस ऑफ डिजिटल रेडिकलाइजेशन होगा या रिक्रूटमेंट की कोशिश को रोकना होगा, और जो जिन्होंने सरेंडर कर दिया है उनके लिए रिहैबिलिटेशन एंड सरेंडर पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना। जो सरेंडरिंग कार्डर्स है, जो सरेंडरिंग पर्सनल्स है, उनके लिए इंसेंटिव देना, स्किल ट्रेनिंग देना, लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। इस पॉलिसी का सिग्निफिकेंस समझता है। इट विल ऑब्वियसली प्रिवेंट द रिलैप्स। फिर से इतने मेहनत के बाद जो
अब जाके यश मिलना शुरू हुआ है, सक्सेस मिलना शुरू हुआ है, उसको हाथ से नहीं जाने देगा. Then we would be focusing on the consolidation of the governance. It fills the vacuum of the administration जिसको extremist exploit करता है. Focusing on the inclusive development and emphasizing on the national security stability. इसमें कुछ challenges आएंगे. एक terrain जो है, मतलब जिस जगह पर ये है वो बहुत difficult है, dense forest है, बहुत hilly area है, घने जंगल है. फिर we would be focusing on socio-economic deprivation, poverty है, land alienation है, tribal grievances है, इनको भी address करना पड़ेगा. Then we will focus on trust deficit, क्योंकि जो state institutions है उनके बारे में जो local tribal population है, जो नक्सल affected population है, उनके मन में सवाल है, doubt है, trust नहीं है. And we will be recalibrating the digital presence and providing digital governance. आगे के लिए कुछ वे फॉरवर्ड. एक तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको स्ट्रिक्टली बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना होगा. लास्ट माइल गवर्नेंस के जो डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करना होगा. नौकरियां, काम, एम्प्लॉयमेंट, ये लाइवलीहुड ये जनरेट करना होगा, स्पेशली स्किल्ड लाइवलीहुड. टेक ड्रिवन इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी स्ट्रेंथन करना होगा, एनहांस करना होगा. एंड सीएपीएफ जो है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उनके मॉडर्नाइजेशन को कंटिन्यू करना होगा, जो अभी भी काफी मॉडर्नाइज है और मॉडर्नाइज करना होगा. फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगेसी थ्रस्ट टेरिटरीज प्राइमरीली एम्स टू ए एक्सपांड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस टू न्यू रीजन्स, privatize developmental projects in tribal areas, C. prevent resurgence of left-wing extremism after operational gains, D. replace state police with central forces permanently. The answer is C. Obviously, the answer is C. Prevent resurgence. Center designates second MCQ. Which of the following is associated with India's anti-LWE left-wing extremism operational doctrine? उड़ान, समाधान, सागर और सुरक्षा. The answer is समाधान. समाधान doctrine. अब देखते हैं फाइनल आर्टिकल, इजराइल का मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम को. इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, इतना हर तरफ से अटैक होता है, फिर भी वो इजराइल में ज्यादा जीवित हानि नहीं होती, ज्यादा कैजुअलिटी नहीं होती, क्योंकि इसका 3 लेयर रादर मल्टी लेयर 4 लेयर स्ट्रक्चर है. सबसे पहले आता है आयरन डोम, फिर आता है डेविड्स स्लिंग, एंड तीसरा आता है एरो 2-3. जो एरो 2-3 है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल से डिफेंड करता है, स्पेशली जो बैलिस्टिक मिसाइल का अगर अटैक हो रहा है तो उससे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से डिफेंड करने का काम जो है वो एरो 2-3 करता है. जो डेविड स्लिंग है ये मीडियम रेंज से प्रोटेक्ट करता है, और जो आयरन डोम है वो शॉर्ट रेंज अटैक से प्रोटेक्ट करता है. 3 लेयर्स पे ये काम करता है. अब इसको थोड़ा सा और समझता है. ये मल्टी लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर में डिफरेंट थ्रेड्स को वो कैलकुलेट करके न्यूट्रलाइज करता है. मतलब डिफरेंट रेंजेस, डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स, किस हाइट से अटैक हो रहा है, डिफरेंट फेजेस ऑफ फ्लाइट, किस फ्लाइट के बूस्ट फेज में है या क्रूज फेज में या इंपैक्ट फेज में, सारे फेजेस को भी वो कवर कर लेता है. ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को कवर करता है, क्रूज मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड मोटर्स, ड्रोन्स है, एयरक्राफ्ट है, हर जगह से ये प्रोटेक्ट करता है. इट एक्ट्स लाइक अ शील्ड. इसका स्ट्रक्चर में 4 प्राइमरी टायर्स है, एंड दे आर सपोर्टेड बाय द यूएस सिस्टम्स एंड एयर पावर. सबसे पहले एरो सिस्टम, एरो 2 एंड एरो 3 जो एक्सटर्नल लेयर है, ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस करता है. इट इज डेवलप्ड बाय द इजराइल विथ कोऑपरेशन ऑफ द यूएसए. एरो 3 का जो इंटेंसिटी वो है एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर. अगर एटमॉस्फेयर के बाहर एक्सो एटमॉस्फेयर से भी अगर कोई मिसाइल आ रहा है उसको भी वो
इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। एरो 2 जो है वो एंडो एटमॉस्फेरिक है, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर आने के बाद अगर मिसाइल को डिटेक्ट करके उसको एलिमिनेट करना है तो एरो 2 एक्टिवेट होता है। सो जो भी हेवी बैलिस्टिक मिसाइल्स है उन दोनों को, उन सबको एरो 2 एंड एरो 3 काउंटर करता है। डेविड स्लिंग ये मिडल है, इसका काम है मिड रेंज डिफेंस सिस्टम, 100 से 200 किलोमीटर का जो थ्रेट रेंज है वहां से ये प्रोटेक्ट करता है। शॉर्ट टू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हुआ, क्रूज मिसाइल है या एयरक्राफ्ट है, इनसे प्रोटेक्ट करता है डेविड स्लिंग। आयरन डोम जो है वो शॉर्ट रेंज का है, ये 2011 से एक्टिव है। ये जो शॉर्ट रेंज से जो भी रॉकेट्स आता है, मोटर आता है, शॉर्ट रेंज से जो भी ड्रोन आता है उन सबको वो मार गिराता है, इंटरसेप्ट करता है। The last one is ion beam. It is directed energy laser defense. 2025 में, पिछले साल ये एक्टिवेट हुआ। It uses very high energy laser beams to destroy the drones, mortars, short range rockets. इसका एडवांटेज ये है कि it is extremely low cost per interception. कोई भी मिसाइल का एक्सपेंडिचर नहीं होता क्योंकि मिसाइल यूज ही नहीं हो रहा है। The whatever is being used is the laser light. जो ड्रोन स्वॉर्म्स आते हैं उनको काउंटर करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। थर्ड, ये यूनाइटेड स्टेट्स का डिफेंस सिस्टम है जो सप्लाई किया है इजराइल को। थर्ड जो है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इट इंटरसेप्ट्स बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्यूरिंग द टर्मिनल फेज। इट एड्स हाई ऑल्टीट्यूड प्रोटेक्शन लेयर। एयर टू एयर डिफेंस है इजराइल का, जिसमें फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर जो है वो भी एक्टिव हो जाते हैं ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, एयरबॉर्न थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए। और उनके पास एडवांस रडार नेटवर्क है या फिर स्पेस बेस्ड अर्ली डिटेक्शन, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, रियल टाइम डेटा फ्यूजन होता है। अब ये समझे कि मल्टी लेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इजराइल के पर्सपेक्टिव से। बिकॉज जो इंटरसेप्शन का प्रोबेबिलिटी उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। बहुत सारे अगर एक साथ अटैक हो रहे तो मल्टी थ्रेट एंगेजमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है, डाइवर्स थ्रेट स्पेक्ट्रम को डील कर लेता है, ये उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है, हाइट, मतलब ऑल्टीट्यूड, रेंज, टाइप ऑफ वेपन, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इन सब में वो काम करता है। और स्पेशली आयन बीम जब से आया है, जब से ये कॉस्ट एफिशिएंट भी बन गया। इसमें चैलेंजेस क्या है? सैचुरेशन अटैक। अगर लार्ज स्केल मिसाइल का बराज ही सीधा डाल दिया तो सिस्टम ओवरवेल्म हो जाएगा। ड्रोन्स के स्वार्म्स हो, चिप ड्रोन्स वर्सेस एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर है, या ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई है, जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली अभी जैसे आपको पता है खामेनी की डेथ के बाद ईरान हैज रिटेलिएटेड। अगर ये स्वान अटैक करता है या बराज ऑफ लार्ज साइज मिसाइल्स को डाल देता है तो ये सैचुरेट हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर ईरान, इजराइल, इट प्रोवाइड्स इजराइल विद स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कैपेबिलिटी। नहीं पॉसिबल है, बहुत डर डर के रहना पड़ेगा आसपास के कंट्रीज को, क्योंकि इस डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करके कैजुअलिटी इम्पैक्ट करना बहुत मुश्किल है। और इसके वजह से जो पॉलिटिकल या मिलिट्री रिस्पॉन्स देना है उसके लिए इजराइल को टाइम मिल जाता है। सिविलियन पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर लेता है, एंड इट ऑल्सो सर्व्स एज अ मॉडल फॉर अदर कंट्रीज। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एरो 3 जो है वो एटमॉस्फेयर के बाहर काम करता है, आयरन डोम जो है वो शॉर्ट रेंज को मैनेज करता है, डेविड स्लिंग जो है वो मिड रेंज कवर करता है, आयरन बीम डायरेक्टेड एनर्जी लेजर्स को यूज करता है, एंड थर्ड जो है वो इजराइल में प्लेस्ड है लेकिन है वो यूएसए का। पहला एमसीक्यू देखते हैं। Which of the following Israeli defense system intercepts missile outside of the Earth's atmosphere? It is Arrow 3. Second, the primary advantage of iron beam system is low cost directed energy interception. Answer is C.
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ये CSAP का जो स्मार्ट बुक्स है अब ये एसएमएस स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है। यू कैन ऑर्डर दीज बाय कॉन्टेक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ordered and are getting benefited. Thank you so much. See you again.